बेटा नोट्स में ना एक जगह पर स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन दी हुई है और वहां पे ना ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर की भी 5 हेडिंग दी गई है। फटाफट से निकालना बेटा, क्योंकि आज वाइंड अप करना है बेटा मुझे। ये लेक्चर खत्म करना ही करना है, अब वो इस लेक्चर में सारा का सारा चैप्टर खत्म है जो भी पेंडिंग है। फटाफट से निकालो। स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन भी होगी, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर भी लिखा होगा, 5 हेडिंग लिखी गई होगी। पेज नंबर बताना, पेज नंबर 93 होगा, 93 फोर, नए नोट्स में 94 होगा, वो चेंजेस हैं थोड़े बहुत। तो वो 94 पेज नंबर दिखाई दे रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन है, उससे ऊपर लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। अगले पेज पे, उससे आगे पेज पे लिखा है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। 5 हेडिंग होगी, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट, ऐसी 5 हेडिंग। अगले पेज पे इधर देखना मेरी तरफ प्लीज, सामने मैं बता देता हूँ क्या है ये मुद्दा। बाबू किसी टाइम पर ना ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर ना जो ये लिखा हुआ है ये होता था कोर्स में, जब मैं था 12th तक तो हम यही लिखते थे, इस पे नंबर मिलते थे, ठीक है ना जी। फिर सीबीएसई ने क्या किया, 2 3 4 साल के बाद अमेंडमेंट कर दी, वो 10 पॉइंट डाल दिए, तो 10 पॉइंट मैंने पढ़ाया आपको, इसमें मैंने अपना डायग्राम भी बनवाया आपको, टी डे पे क्या होता है, T+1 पे क्या होता है, T+2 पे क्या होता है, ठीक है। फिर सीबीएसई ने क्या किया, 2 3 साल के बाद ये हेडिंग पांचों वापसी ले आया और वो 10 पॉइंट को इन 5 हेडिंग में एडजस्ट करा दिया। समझ गए, मैंने नोट्स में चेंज ही नहीं किया, मैं बच्चों को यही करा देता हूँ चेंज। वो पहली हेडिंग लिखी हुई है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, है ना, उधर का फर्स्ट पॉइंट इसी हेडिंग में चिपकाना है। अगर आप याद करो वहां पे भी तो पहले पॉइंट में मैं ब्रोकर ही सेलेक्ट कर रहा था, रजिस्टर कर रहा था ब्रोकर के साथ। यहाँ सेकंड हेडिंग है, पहले सामने देख लो समझ लो, फिर लिखना ही तो है कि पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिखना है, उसमें क्या दिक्कत है, मैटर सारा काट देना। पहली हेडिंग में कौन सा पॉइंट लिखना है, दूसरी में कौन सा, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा, यही तो डिसाइड कर रहा हूँ उसमें। सर यहाँ सेकंड हेडिंग लिखी होगी ओपनिंग डीमैट अकाउंट, सर वहां पे भी यही है, जब मैंने कहा था यार ये तो पॉइंट बिल्कुल ही लॉजिकल है, जब पहले पॉइंट में अपने ब्रोकर को बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल दे दी, अब दूसरे पॉइंट में ये क्यों कह रहे हो ओपनिंग डीमैट अकाउंट डिटेल दी है तो ओपन तो कराया ही होगा ना, याद आ रहा होगा। थर्ड हेडिंग यहाँ पर है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये तो है ऑर्डर प्लेस करो, वहां थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों पॉइंट प्लेस किए थे ऑर्डर प्लेसमेंट के। बाबू यहाँ फोर्थ हेडिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, यहाँ सिक्स्थ और सेवेंथ एग्जीक्यूशन गए थे। बाबू लास्ट हेडिंग है सेटलमेंट, बाबू उसमें लिख देना पॉइंट नंबर 8 9 10, सेटलमेंट कैसे होती है, ठीक है जी। फटाफट से पॉइंट लिखो, खत्म करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखो। बाबू आगे बढ़ा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन दिखाई दे रही है आपको, और फिर स्टॉक एक्सचेंज के 6 फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे। आओ जी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वैसे बता देता हूँ डेफिनेशन में कुल मिलाकर 3 गलतियां, वो 3 गलतियां इतनी भारी गलतियां हैं कि अगर आप देखोगे तो जमीन और आसमान पलट चुका है स्टॉक एक्सचेंज का। खैर चलो मैं बताता हूँ। बाबू स्कैरा 1956 ने स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन किया, कल मैंने कहा था वर्ड आएगा, दोबारा आएगा, कहा था ना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इसने डेफिनेशन दी कि मेरे हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज क्या है। 1956 में लॉ बना तब की डेफिनेशन है, ठीक है जी। सुनना जी क्या डेफिनेशन है। बाबू कहता है स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बडी नहीं है वो, एनी और बॉडी के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो लिख होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in securities, ऐसे करके एक डेफिनेशन दी हुई है। मुझे लगता है मैंने एक एक वर्ड बिल्कुल ऐसा ही बोला जैसा डेफिनेशन में है, ठीक है जी। आओ गलतियां ढूंढते हैं इसकी, सब कुछ बताता हूँ इन डिटेल, ठीक है जी। टाइम लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जितना करो उतना अच्छा कर लो। और वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पहले इतनी बात पे एनालिसिस कर दो, और इतनी बात में 2 गलतियां, बाकी तुम्हें क्या ही, और गलती इतनी भारी भरकम है कि डेफिनेशन उड़ जाएगी पूरी। वो कहता है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, चाहे इनकॉर्पोरेट करा लो चाहे ना करा लो। आपको पता है इनकॉर्पोरेशन का मतलब, आपने 11th क्लास में कंपनी वर्ड पढ़ा हुआ है मुझसे, इनकॉर्पोरेशन। वेरी गुड, शुक्र है, मुझे लगता है मेरा पढ़ा हुआ बच्चा है। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन,
कहता है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो, यही मतलब है ना इस चीज का। सर आपने ना बिजनेस की कितनी फॉर्म पढ़ी है 11th क्लास में? 5। सोल राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। होती कितनी एक्चुअल में? 7। एक होती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, टोटल 7 होती हैं। वो 11th क्लास में लेवल थोड़ा कम है तो 5 ही पढ़ाते हैं, दो तो आपको पढ़ाते नहीं, ये तो मैं हूँ तो थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहता हूँ तो छठी टर्म और 7वीं टर्म अभी क्लियर कर दूंगा। अब सुन लो, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप ना लगभग एक जैसी बात है, लगभग। सर पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं और जितना कमाते हैं आपस में बांट देते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सेम होती है, बस एक फर्क है, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, हाँ जी मिल जाते हैं, आपस में काम करते हैं, कॉमन पर्पस के लिए जी करते हैं। बस यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाते हैं ना वो सबका अपना अपना होता है, बांटे। समझ में आ रही है बात? तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। कौन मिल गया था? बहुत सारे लोग। कौन मिल गए थे? सर ब्रोकर्स। उस टाइम पर मान लो 5,000 ब्रोकर थे, 5 के 5,000 ब्रोकर इकट्ठे हो गए, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना दी कि हम सब इकट्ठे हैं, एक ही पर्पस है हमारा कि हमारे अलावा कोई ट्रेड ना कर पाए स्टॉक एक्सचेंज में, हम ही ट्रेड करवाएंगे। बस हाँ, क्लाइंट सबके अपने अपने, जो जितना कमाएगा उसका अपना है, बांटेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज सच में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुआ करती थी। बीएससी अलग ब्रोकर्स का ग्रुप था, एनएससी अलग ब्रोकर्स का ग्रुप था। इंडिया में 27 स्टॉक एक्सचेंज है, हर स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग ब्रोकर थे। उन्होंने क्या करा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड करा लोगे ना करो तो बना लिया। अब एक बात बताऊं, इन अ रियल लाइफ 1992 में ना मनमोहन सिंह जी ने ना एक अनाउंसमेंट करी कि स्टॉक एक्सचेंज अभी तक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में चल रही हैं, अगर इसको 31 दिसंबर 1992, शायद लास्ट डेट यही थी, 31 दिसंबर 1992 तक अगर कन्वर्ट ना करा ना कंपनी में, मैं ताला लगा दूंगा सारी स्टॉक एक्सचेंज पे। फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी हमारे। उन्होंने सोचा इंडिया में अच्छी लाइटली चलती है, किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज ने भी कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा अपने आप को। और एक्चुअल बात यह है कि 1 जनवरी 1993 को सारी स्टॉक एक्सचेंज पर ताला लग गया था इंडिया में। 5-6 दिन के अंदर ये बीएससी कन्वर्ट हो गई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से कंपनी में। कौन कौन मेंबर बने? सिर्फ कौन मेंबर बन सकते थे, मैं आइडिया दे देता हूँ, सिर्फ ब्रोकर्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसकी थी? वो ब्रोकर्स की थी ना स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज ने अपने जो शेयर इशू करे, वो शेयर कौन खरीद सकता था? सिर्फ ब्रोकर्स। समझ में आ रही बात? बीएससी पहली थी कंपनी में जो कन्वर्ट हुई, पहली स्टॉक एक्सचेंज थी, नाम होगा बीएससी लिमिटेड। और उसके बाद बेटा धीरे धीरे सारी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में कन्वर्ट हो गई। पर अगर बड़े समझदार हो तो डेफिनेशन लिखिए, स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अगर मेरे को करेक्शन करना हो, स्टॉक एक्सचेंज मींस अ कंपनी, और ये तो मुद्दा उठता ही नहीं वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। कंपनी तो हमेशा ही इनकॉर्पोरेटेड होती है, हमेशा ही रजिस्टर्ड होती है, दो गलतियां मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है स्टॉक एक्सचेंज मींस एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए बनाया गया? असिस्टिंग, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इधर देखना बाबू, क्या करेंगे? ये असिस्ट करेंगे, रेगुलेट करेंगे और कंट्रोल करेंगे किस बिजनेस को? बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी। अब आपको बता देता हूँ, जब 1992 में सेबी बना तो रेगुलेशन और कंट्रोल वाला काम भी आपसे छीन लिया गया। ये तो काम कौन करेगा? रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब शेयर मार्केट को पूरी की पूरी, शेयर के बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस को, सर वो काम सेबी का है। आपका काम सिर्फ उसमें असिस्टिंग है, सिर्फ हेल्प करना है, शेयर खरीदवाने और बिचवाने में स्टॉक एक्सचेंज हेल्प कर सकती है। शेयर मार्केट का काम क्या है? वो हेल्प ही तो करती है स्टॉक शेयर खरीदवाने और बिचवाने में, कंट्रोल और रेगुलेट तो नहीं करती। कंट्रोल और रेगुलेट आज की तारीख में कौन करता है? सेबी। तो ये दो वर्ड भी गलत हो गए इस डेफिनेशन से। अगर आप देखो तो अंजर पंजर हिल जाएगा डेफिनेशन का अगर मैंने ठीक किया, लेकिन क्या करें भाई, हिंदुस्तान है, 1992 के हुए भी चेंज भी आज भी यही पढ़ाया जाता है।
क्लियर है बात? मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करी। मैंने बताया था ना केतन पारिक चेयरमैन था। इधर देखना। अच्छा, कि नॉर्मल कंपनी होती है कैसे चलती है, नहीं तो देखो प्लीज मुझे बताओ कैसे चलती है एक नॉर्मल कंपनी। सारे के सारे मेंबर्स बैठ जाते हैं, अपने डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। अगर 1 लाख ब्रोकर हो, हर डिसीजन लेने के लिए 1 लाख लोगों को बिठाओगे आप, 10 लोगों को बिठा लो, डिसीजन लेके दिखा दो, मान जाऊंगा। मिलती है क्या राय? दो सगे भाइयों की राय मिलती है, दो जुड़वा भाइयों की राय मिलती है। आप 1 लाख लोगों को एक जगह पे बिठा के डिसीजन ले लोगे? थोड़ा आइडिया तो दो। याद है मैंने बताया था कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनते हैं, जब इक्विटी शेयर होल्डर की चर्चा कर रहा था आपसे। इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग में तो डिसाइड होता है कौन बनेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेम बात, जब बीएससी कन्वर्ट हुई कंपनी में, सारे के सारे ब्रोकर बैठे, उन्होंने क्या करा, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाकर भेज दिए, वो डिसीजन लेंगे। तो बाबू केतन पारिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनकर गया था। समझ रहे बात? याद है केतन पारिक का फ्रॉड बताया था, ट्रांजैक्शन को 1 सेकंड के लिए लेट कर देता था। अब शायद सारी बातें लिंक कर गई होंगी मेरी, मैंने कल बोली होंगी। आगे बढ़ते हैं। पढ़ो जी, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कितने फंक्शन दिए हुए हैं? 6। 3 सेम, 3 पे मेहनत करनी है। पहली हेडिंग पढ़ना क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। याद आ जाएगा शायद कुछ। पहले दिन जब फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते थे, थर्ड हेडिंग लिखी हुई थी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। कुछ याद आया? सर मैंने तो फाइनेंशियल मार्केट को तो शेयर मार्केट से ही समझाया है, मैंने तो फाइनेंशियल मार्केट बताया नहीं था क्या होती है, शेयर मार्केट का काम क्या होता है। वहां पर क्या बताया था, क्या काम होता है शेयर मार्केट का? आपके पास फाइनेंशियल एसेट है, बेचना चाहते हो, लिक्विड कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, सिंगल सेकंड लगेगा, अभी बिक जाएगी, यही बताया था। तो यहाँ पे भी तो वही लिखना है। शेयर मार्केट का काम क्या है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। आपके पास एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है, मार्केट चाहते हो, लिक्विडिटी चाहते हो, बेचना चाहते हो, अभी अभी मुंह से निकाल दो बेचना है, अभी देखना कितनी स्पीड पे बिकेगा शेयर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गई बात? वही हेडिंग ही तो है सर। पढ़ना सेकंड हेडिंग क्या लिखी है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। सर वहां पर लिखा था सेकंड हेडिंग फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। याद आ गया होगा? कैसे होता है प्राइस डिस्कवर? डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। पूरी दुनिया में क्या तरीका है बेटा प्राइस फिक्स करने का, आप बता दो। डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर ही तो है। तो सर कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट भी प्राइस फिक्स करती थी, शेयर मार्केट भी। और अगर याद करो मैंने तो बताया था फाइनेंशियल मार्केट वो चीज होती है, वहां भी बताया था शेयर मार्केट प्राइस फिक्स करती है। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए। थर्ड हेडिंग पढ़ना क्या? सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इधर देखना। सर आज की तारीख में शेयर मार्केट सेफ है कि नहीं, बस मुझे ये बात करनी है सेटिंग। सर आप बताओ सेफ है कि नहीं? सर देयर इज अ वेरी वेरी गुड लीगल फ्रेमवर्क। आज की तारीख में यार लीगल फ्रेमवर्क इतना तगड़ा है ना, कोई कोई गधा ही होगा जो शेयर मार्केट को सेफ नहीं बताएगा। यार जब से सेबी आया है ना 1992 में, उसने ना वो जान निकाल रखी है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको खौफ ना हो सेबी का। फ्रॉड करते टाइम ना 1 लाख बार सोचते हैं आज की तारीख में लोग। आपकी ट्रांजैक्शन हर हाल में सेफर है, मत सेफर है, कंपनियां नहीं भागती, ब्रोकर नहीं भागते। आज की तारीख में 1-1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी रखी है सबने सेबी के पास, कैसे भाग देंगे अपने 1 करोड़ छोड़ के? नहीं करने को तो नियत खराब है, जिसने 1 रुपया भी नहीं रखा वो भी लेके भाग सकता है। विजय माल्या भाग ही गया। नियत की बात तो ये है। पर हाँ, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट आपने 1 करोड़ रुपए रखी हुई है, शायद एक दिन में आपको लोग 1 करोड़ रुपए देते ना हो, कहाँ तक भागोगे? कितना भागोगे? छोड़ देगा शायद आपको लगता है? अब तो यार हमारा देश इतना मतलब उस लेवल पे है कि मुझे लगता है सारे भगोड़े की वापसी आने वाले हैं, धीरे धीरे धुलाई होने वाली है इन सबकी। इतनी इतनी सरकार प्रॉपर्टी बेच देती है, कोई इंसान भाग जाता है तो कोई सरकार भी कहाँ छोड़ रही है किसी भी लेवल पे, किसको छोड़ रही है? ठीक है जी। तो आज की तारीख में ये ट्रांजेक्शन आर मच मच सेफर। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन तो भाई आगे बढ़ाए बात तो। बाबू लास्ट हेडिंग पढ़ना, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन।
मतलब स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टा। इधर देखना मित्र, और वो कहता है शेयर मार्केट सट्टा है। सर है। अब मुझे नहीं पता आपकी नज़र में सट्टे की डेफिनेशन क्या है, मैं अपनी डेफिनेशन बता देता हूँ। हर वो चीज़ सट्टा है जो आपको एक दिन में बना दे, और हर वो चीज़ सट्टा है जो एक दिन में उजाड़ दे। क्या शेयर मार्केट लोगों को बना देती है, एक दिन में उजाड़ देती है? बिल्कुल। बतेरे लोग बन जाते हैं एक ही दिन में, बतेरे लोग उजड़ भी जाते हैं एक ही दिन में। आपके लिए रुका मैं, छोड़ दो इसको, चलो। वो बतेरे लोग बन जाते हैं एक ही दिन में, और बतेरे लोग उजड़ जाते हैं एक ही दिन में। यही तो स्पेक्यूलेशन है, यही तो सट्टेबाजी है बाबू। क्या इंडियन शेयर मार्केट में स्पेक्यूलेशन है? बिल्कुल है। आपने भी अपनी जिंदगी में कई लोगों को बनते हुए सुना होगा, कई लोगों को उजड़ते हुए सुना होगा। सर, बट दिस स्पेक्यूलेशन इज अ लीगल। ये जो स्पेक्यूलेशन है, शेयर मार्केट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, बट इन अ लीगल इन अ हेल्दी मैनर। बट लेकिन ये सट्टा लीगल है बाबू इंडिया में, सरकार टैक्स नहीं लेती। लेती है शेयर मार्केट पे, सरकार ही नहीं लगवा रही है सट्टा, बिल्कुल लगवा रही है। मैं आपको एक सजेशन, मतलब एक बात करता हूँ। एक टाइम पर ना बीसीसीआई ने सजेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बता देता हूँ। एक टाइम पर, आज से 5 से 6 साल पहले, बीसीसीआई ने सजेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप रोक तो पाते नहीं हो इंडिया में क्रिकेट के ऊपर इतना सट्टा लगता है, क्यों ना इसको आप लीगल कर दो। आपको टैक्सेस बहुत बहुत बड़ी अमाउंट के नहीं चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा बात ठीक कह रहे हो आप, हम विचार करेंगे इस चीज़ पर। और आज की तारीख में आप देख रहे हो क्रिकेट पे सट्टा भी लीगल है। डोंट टेल मी लीगल नहीं है। व्हाट इज ड्रीम 11? ड्रीम 11 क्या है? या एमपीएल या माई 11 सर्कल, ये जितने भी लोग टीम बना रहे, क्या है? आपको पता है आज की तारीख में अगर किसी की टीम 1 करोड़ रुपए जीत जाए तो पहले 30 लाख रुपए टीडीएस कटता है, टैक्स का कटता है, 70 लाख ही मिलते हैं। समझ में आ रही बात? तो बाबू ठीक है, मुझे भी पता है ये स्पेक्यूलेशन है। अगर आप वो टीम बना रहे हो वो भी स्पेक्यूलेशन है, वो भी सट्टेबाजी है। बट बाबू, इट इज अ लीगल। अभी लीगल मैनर में हो रहा है, सरकार की आंखों के नीचे हो रहा है, सरकार खुद ही करवा रही है। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बात? बाबू सेकेंड लास्ट हेडिंग पढ़ना, हेडिंग लिखी होगी स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। बाबू काम की बात बताता हूँ, वर्ड लिखा हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। बाबू ये वर्ड ना शुरू से ही ऐसे लिखा हुआ है कल्ट, लेकिन जब आप इसका डिटेल्ड एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा ये वर्ड ना कल्ट है नहीं। ये वर्ड था कल्चर, इसको शॉर्टकट में लिख दिया इन्होंने कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट वर्ड था कल्चर। क्लास में आते हैं टीचर, पता नहीं कहाँ कहाँ से कल्ट का कौन कौन सा मतलब लेके आते हैं जो किसी डिक्शनरी में नहीं दिया हुआ। पता नहीं कहाँ से मतलब बताएंगे जी, ये मतलब होता है, अपने हिसाब से हेडिंग बताएंगे और चल देंगे। सर ऐसी कोई बात ही नहीं है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर है। सर स्टॉक एक्सचेंज में एक बात बताओ, मैंने शायद पता नहीं आपसे बात करी कि नहीं, 11th में तो पक्का की हुई, 12th में की है कि नहीं? सर प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स और इक्विटी, 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मैंने आपसे डिस्कशन किया। सर जितना पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है, जितना भी पैसा, अब आप समझ सकते हो कितने अरब करोड़ रुपए लगे हुए हैं। सर उसका 99% पैसा ना सर इक्विटी में लगा हुआ है। दुनिया ये तो बहुत कम खरीदते या खरीदते ही नहीं। जिसको लगता है ना मुझे रिस्क लेना है, वो बहुत बड़ी रिटर्न चाहता है। वो 9% नहीं चाहता, वो 12% नहीं चाहता। तो बाबू बोलता है स्टॉक एक्सचेंज की वजह से क्या हुआ, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया मार्केट में, बट इक्विटी का कल्चर ज्यादा आया। लोग शेयर ऑनरशिप चाहते हैं। ऑनरशिप बेटा इक्विटी शेयर में है। लोग बहुत बड़ी रिटर्न चाहते हैं, वो इक्विटी शेयर्स में है बेटा, वो प्रेफरेंस डिवेंचर में नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। कल्ट का कोई भी मतलब बताएं स्कूल वाले, कान बंद कर लेना। जब आप कहोगे मैं तब साबित कर दूंगा कि ये वर्ड कल्चर है, जब आप कहोगे।
ठीक है जी, अगर आपको प्रूफ देना हो किसी को मैं पक्का साबित कर दूंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़े बाबू। फोर्थ हेडिंग बचती है कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इधर देखना चाहिए बाबू, कहते हैं कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ में शेयर मार्केट। सर कर रही है, बताओ आप बताओ कर रही है कि नहीं कर रही। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। सर आपने ये नाम सुने मुझसे, निफ्टी और सेंसेक्स? मुझसे नहीं सुने, वैसे सुने। इंडिया में ना दो स्टॉक एक्सचेंज है बेटा, बड़ी फेमस। वन इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो बड़ी फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का ना इंडिकेटर है सेंसेक्स और NSE का इंडिकेटर है निफ्टी। बाबू क्या करते हैं ये मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बाबू निफ्टी को कुछ लोग प्यार से बोलते हैं निफ्टी 50। ऑल्दो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन जो शुरू की 50 टॉप कंपनियां उनको मिलाकर निफ्टी बना है। जो शुरू की 50 कंपनी उनको मिलाकर क्या बना है, निफ्टी बना है। ऐसे ही सेंसेक्स कैसे बना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 3000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड, शुरू की 30 कंपनियों को मिलाकर बना है सेंसेक्स। ठीक है, अब मान लो मैं आज उठा और मैंने देखा ऐसे है मार्केट का सिस्टम। इधर देखना प्लीज, सामने देखना। मार्केट चल रही है, वैसे एक्चुअली में अभी यहीं बंद हुई है, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले 3:30 ही तो बंद हुई है मार्केट। जब मैंने ब्रेक लिया था बीच में 1 आध मिनट का, तभी देखा। आज मार्केट यहीं बंद हुई है और मान लो ऐसे लिखा है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है कि निफ्टी आज बंद हुआ है 22,950 पॉइंट पर। रुपए में कोई नहीं होता, निफ्टी और सेंसेक्स हमेशा बोले जाते हैं पॉइंट में। 22,950 पॉइंट पे बंद हुआ है और आज मार्केट 100 पॉइंट अप थी। ठीक है, यानी कि कल बंद हुई होगी मार्केट 22,850 पे, आज 100 पॉइंट चढ़कर बंद हुई और 22,950 पे बंद हो गई। ठीक है सर, अब थोड़ा सा अगर और डिटेल्ड एनालिसिस करो तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी 50 कंपनियों को इंडिकेट करता है और निफ्टी आज 100 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। आपको नहीं लगता कि 50 में से ज्यादातर कंपनियों के शेयर ऊपर होंगे? ये 50 कंपनियों को इंडिकेट कर रहा है, 50 में ज्यादातर कंपनी के शेयर ऊपर होंगे ना। ऐसा भी हो सकता है 40 के ऊपर और 10 के डाउन हो, पर ओवरऑल अप होंगे, तभी तो निफ्टी ऊपर है। समझ में आ रही है बात? सेम बात सेंसेक्स पे भी लगती है। अच्छा अगर मैं कल देखो, मान लो हालात ही हूँ, कल मार्केट बंद हुई ऐसे लिखा हुआ है, समझदार को इशारा काफी। निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है? 22,700, आज 250 पॉइंट गिरा है, यानी कि पिछली क्लोजिंग 22,950 पे थी। इसका मतलब समझते हो? आज ज़्यादातर कंपनियां रेड निशान में बंद हुई है, कुछ हैं जो ग्रीन निशान में होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो ग्रीन निशान में, सभी डाउन था। ऐसा हो सकता है एक दो ग्रीन निशान में, बात मतलब मेजॉरिटी रेड में ही बंद हुई है, तभी तो बाबू 250 पॉइंट गिरा हुआ निफ्टी। अब आपको बताऊं, निफ्टी की शुरुआत बहुत पहले हुई थी 100 पॉइंट से, आज 22,950 है। कोई गधा ही होगा जो बताएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई। 230 गुना हो गया निफ्टी, पैसे नहीं बढ़े लोगों के। भाई निफ्टी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब शेयर मार्केट बढ़ रही है, इसका मतलब उन कंपनीज के शेयर बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हो किसी कंपनी के शेयर में, तो आपको दिखने का 230 गुना हो गया निफ्टी। नहीं बनी, पैसे नहीं बने क्या? नहीं हुई इकोनॉमिक ग्रोथ? कमाल की बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रही बात? 2020 में निफ्टी 15,000 पे था, अब 23,000 पे है, 8,000 पॉइंट बढ़ गया, यानी कि 50% से ज्यादा बढ़ गया। 15,000 की कोई चीज 23,000 की हो गई। आपको नहीं लगता इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ रही है लोगों की जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है? अभी कल की न्यूज है, इंडियन शेयर मार्केट $5 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है, 5th लार्जेस्ट शेयर मार्केट बन गई है दुनिया की। हांगकांग जापान की मार्केट, शायद निकेई बोलते हैं जापान की मार्केट का, जैसे हमारे सेंसेक्स निफ्टी उनकी निकेई है। हांगकांग की मार्केट निकेई, यूएसए की मार्केट और एक और देश की मार्केट चाइना, ये 4 हमारे से ऊपर है। 5वें नंबर पे इंडियन शेयर मार्केट। सो दिख रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है।
अगर इतना बढ़ रही है शेयर मार्केट तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लोगों की वेल्थ तो क्रिएट हो ही रही है। ठीक है ना बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कल जहाँ हम सेबी पढ़ रहे थे फटाफट से वहां पर आना, लास्ट टॉपिक, जल्दी आ जाओ जल्दी। जल्दी से स्पीड बढ़ाकर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी टॉपिक होगा, दिखाई दे रहा है? आओ फटाफट से समझते हैं बाबू। नहीं जो देखो बेटा, थर्ड लाइन से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, लिखा होगा कुछ और, मैं किसी और तरीके से बताऊंगा। बाबू थर्ड लाइन में लिखा है सेबी इज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। थर्ड लाइन से पढ़ना शुरू करूंगा, वहां ये नहीं लिखा हुआ सेबी इज डिवाइडेड इनटू, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू करके लिखा होगा, नहीं तो देखो प्लीज। बाबू कहता है सेबी को ना, आपको ना पढ़ाया जा रहा है सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। सर आपके स्कूल का भी एक स्ट्रक्चर है, पहले प्रिंसिपल है, देन वाइस प्रिंसिपल है, देन स्ट्रीम हेड्स हैं, उनके नीचे कुछ टीचर हैं, देन बेटा क्लर्क लेवल के टीचर हैं, फिर फोर्थ ग्रेड है, ऐसे ही है स्ट्रक्चर। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, सेबी का भी स्ट्रक्चर है, वो बता रहे हैं कैसा है। कहते हैं सेबी हैज डिवाइडेड इनटू 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। कहते हैं सेबी को ना 5 अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है और सबके ऊपर बैठा हुआ है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हर डिपार्टमेंट का हेड है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। शुक्र की बात यह आप इसने आपको ये नहीं बताया 5 डिपार्टमेंट कौन से हैं, वरना मुसीबत आपकी आती, उतना ही ज़्यादा याद करना पड़ता। बढ़िया नहीं बताया, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली बात है बेटा, 5 डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट तो ऐसा होगा ना जो इन्वेस्टर की कंप्लेन हैंडल करता होगा। सेबी बना किस लिए आपको ही पता। थोड़ा सा तो सोचो यार, थोड़ा तो यहाँ जोर डालो। मैं पक्का कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती है। होगा ना? होगा कि नहीं होगा? सच बताओ, होगा ना? अच्छा एक डिपार्टमेंट तो ऐसा भी होगा ना थोड़ा थोड़ा रिसर्च फंक्शन को भी देखता होगा, ऐसे ही तो होंगे कुछ डिपार्टमेंट। समझ में आ रही है? सभी 5 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, हेडेड बाय एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बाबू कहता है इसने अपने रीजनल ऑफिसेस भी ओपन करे दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। ये लिखा हुआ है इसके बाद, इधर देखना प्लीज। बाबू आपको पता है सेबी का हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस की बात नहीं कर इसने, कहता है सेबी के रीजनल ऑफिसेज हैं। कहाँ पर? दिल्ली में, चेन्नई में और कोलकाता में। हेड ऑफिस की बात क्यों नहीं करी? मुंबई में। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी आपको जिंदगी में गैस करना हो ना कि किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो गैस कर देना मुंबई, किसी भी कंपनी का। पता है क्यों? इंडिया में जितनी कंपनी है ना 99 कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई है, 99%। दैट्स वाई मुंबई इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल दिल्ली है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, सारा पैसा वहीं है, सारी कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस वहीं है। तो आप समझ सकते हो सेबी का हेड ऑफिस मैंने कितनी जल्दी गेस किया। समझ में आएगा? अच्छा ये रीजनल ऑफिस क्यों खोलेगा, मैं थोड़ा सा आइडिया ये भी दे दूँ, वरना रटवाना मुझे पक्का बताया 3 नाम रटने में आप 1 मिनट में लगाओगे। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। 1992 में सेबी बना, हेड ऑफिस आपने यहाँ बना दिया। सर उस टाइम पर ईमेल चलती थी, नेट था? 1992 कंप्लेन लिखवानी हो तो आपको पता है इंडिया के सिस्टम, चिट्ठी पहुंच हुई है, आपने पोस्ट करी, पोस्टमैन ने रिसीव करी, फाड़ी, होगी डिलीवर सेबी पे। इंडिया में डिलीवरी ऐसी होती है, चिट्ठी होती है। सर सेबी को ना एक जरूरत महसूस हुई कि एक इंसान जम्मू एंड कश्मीर में बैठा हुआ है, उसको मेरे पास कंप्लेन करनी है, उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ, मुझे करेगा कैसे कॉन्टैक्ट? JNK से उठ के मुंबई आ जाएगा? उस टाइम पर भी खर्चा रहा होगा 2-3 हज़ार। उसको लगा यार कभी आ ही नहीं पाएगा, मेरे तक कंप्लेन ही नहीं पहुंचेगी। तो नॉर्थ इंडिया की कंप्लेन हैंडल करने के लिए उन्होंने दिल्ली एक ऑफिस खोल दिया कि पूरे नॉर्थ इंडिया को पास पड़ता है दिल्ली, साउथ को पास पड़ेगा चेन्नई, ईस्ट एंड वेस्ट मुंबई एंड कोलकाता। यहां अगर हेड ऑफिस खोल दिया था ना तो उन्होंने चारों डायरेक्शन का ध्यान रखेगा। अगर आप सोचो प्रैक्टिकली तो। और मैं आपको बता दूं बात, ये मेरा खुद का बनाया हुआ लॉजिक है कि 4 ऑफिस ऐसे ही खोले होंगे, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होगा, आपको आज तक नहीं मिलेगा कि 4 ऑफिस है ऐसी जगहों पर ही क्यों खोले। ये मैंने ही लॉजिक लगाया था कि 4 ऑफिस खोलने की वजह यही रही होगी। समझ में आ रही बात?
बाबू नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं सेबी के पास ना दो एडवाइजरी कमेटी हैं, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। इनके कुछ मेंबर होते हैं। कौन मेंबर बनता है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी का? बाबू कुछ मार्केट के एमिनेंट पर्सन, रेप्यूटेड पर्सन, कुछ रिटायर्ड लोग जो शेयर मार्केट में फर्दर ट्रेडिंग ना करना चाहते हो, ऐसे लोगों को ना सेबी अपनी ना एडवाइजरी कमेटी में रख लेता है, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी या सेकेंडरी मार्केट में। लेकिन काम की बात यह है, जब आप सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि बाबू दीज कमिटीज आर नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जब आप सेबी लॉ पढ़ोगे ना, नॉन स्टैट्यूटरी मतलब होता है लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ इन एडवाइजरी कमेटी को बनाने के बारे में। यानी कि अगर पूरा सेबी एक्ट 1992 पढ़ दोगे ना, कहीं नहीं लिखा हुआ सेबी को ये दोनों कमेटियां बनानी थी। सेबी ने ना अपनी मर्जी से दोनों कमेटियां बना दी कि मुझे एडवाइस मिल जाएगा, क्योंकि ये कमेटीज नॉन स्टैट्यूटरी इन नेचर हैं, तो सेबी इज नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइजर्स। सेबी इनकी एडवाइस से बाउंड नहीं है, ये एडवाइस जरूर कर सकते हैं, सेबी ऐसा कर लो, सेबी वैसा कर लो, सेबी इनकी एडवाइस से बाउंड नहीं है। मन करेगा कर लेगा, अगर नहीं लगेगा अच्छा सजेशन तो छोड़ भी देगा। समझ में आ रही है बात? अगर लिखा होता लॉ में सेबी आपको दोनों कमेटियां बनानी पड़ेंगी, इनकी एडवाइस माननी पड़ेगी, तो सेबी इनकी एडवाइस से बाउंड होता। लॉ में नहीं लिखा, सेबी ने अपनी मर्जी से बनाया, तो सेबी बाउंड नहीं। समझ आ रही है बात? इन कमेटी के ना 5 फंक्शन लिखे हैं, बड़े सिंपल हैं, बड़े टुच्चे हैं, आराम से पढ़ लेना। पहली हेडिंग क्या लिखी है, पहला पॉइंट क्या लिखा है? टू एडवाइज द सेबी, बोल दो यार बाबू, टू एडवाइज द सेबी मैटर्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इंडिया। इधर देखना मेरी तरफ बाबू, कहते हैं कि एडवाइजरी कमेटी क्या करती है, इनके 5 फंक्शन है। सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ये सेबी को एडवाइस देती है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इंडिया। अगर बड़े समझदार हो तो समझ गए होंगे कौन एडवाइस करता होगा, सेबी को एडवाइस करते हैं प्राइमरी मार्केट को डेवलप करो इंडिया में। प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी करती होगी, सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी कहती होगी इसको डेवलप करो। सेकंड पॉइंट में सेम बात लिखी हुई है, बट लिखी हुई है सेकेंडरी मार्केट के लिए, है ना? सेबी को एडवाइस करते हैं रिगार्डिंग द रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। हो गया? थर्ड पॉइंट में पता है क्या लिखा है? सुन लो, स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट लिखा है टू एडवाइज द बोर्ड, ऐसे वर्ड लिखा होगा, टू एडवाइज द बोर्ड, आगे कुछ लिखा है, इधर देखना। अरे पहले सुन, ये बोर्ड मतलब बाबू ये वर्ड सेबी के लिए लगा है, आप सोच नहीं पा रहे होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर कहीं बोर्ड वर्ड लिखा है ना, वो सेबी के लिए लगा है। टू एडवाइज द बोर्ड मतलब टू एडवाइज द सेबी। सेबी को क्या एडवाइस करते हैं? अरे यार लो, आप मेरे को नोट्स लिख दो, इतना भी नहीं बता पाते, मुझे लगता है क्या करोगे बाबू। कहते हैं टू एडवाइज द बोर्ड इश्यूज रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडियरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द प्राइमरी मार्केट। समझदार को इशारा काफी। कहते हैं ये मिलकर एडवाइस करते हैं सेबी को, क्या करो बेटा, इंटरमीडियरीज पे ना और रेगुलेशन लगाओ ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रह सके प्राइमरी मार्केट में, कोई भागने ना पाए बेटा। समझ सकते हो? ऐसी तो एडवाइस आती होंगी इनकी तरफ से। पहले कह रहे हैं प्राइमरी मार्केट की डेवलपमेंट करो, फिर सेकेंडरी मार्केट की, फिर कह रहे हैं इंटरमीडियरीज को फंसाओ। अभी पता क्या होगा, अब कहेंगे कंपनीज को फंसाओ, इनके लिए नई नई रिक्वायरमेंट लाओ। देखो पढ़ो फोर्थ पॉइंट में, टू एडवाइज सेबी टू रिवील द नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए नई नई रिक्वायरमेंट लाओ, हर चीज बताएं कंपनी, हर चीज ट्रांसपेरेंट रहे, भागने ना पाए। समझ रहे? आएगा कभी नहीं पेपर में, पर अगर बहुत माड़ा दिन हुआ तो कभी ये पेपर में दिख जाएगा आपको, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सब। ठीक है जी, समझ गए ना तुम्हारे पेपर में आएगा क्या? चलो कह रहा हमारा तो माड़ा ही चलता है बाबू। चैप्टर खत्म हो गया, कल सुनना है आपने कुछ ना कुछ, मैं बताता हूँ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।